अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच अब सबके प्यार भरे फीडबैक का। जब भी मैं किसी की कहानी सुनता हूं सुनाने के लिए जो वॉइस मैसेज की सूरत में होती है तो पहला पहला जुमला बोला जाता है वो होता है थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। और उसके बाद कहा जाता है कि ये सच है, आपकी कहानी सुने बगैर नींद नहीं आती। एक ऐसी ज़िंदगी की आदत सी बन गई है, बेचैनी से कहानी का इंतज़ार होता है। तो खुशी होती है मुझे इस बात पर, यकीनन सी बात है, इस बात की खुशी होती है कि मैं किसी के कम से कम काम तो आ सका हूँ। मेरा एक ऐसा अमल जिसके करने से किसी को फ़ायदा पहुँचता है, किसी को खुशी पहुँचती है और ज़िंदगी की उस गहमा गहमी में उसको कुछ लम्हे के लिए सुकून मुयस्सर आता है, तो मैं इस चीज़ पे फ़ख्र महसूस करता हूँ। कोशिश करता रहूँगा कि ये खुशी का सामा इसी तरह मुयस्सर करता रहूँ, इसी तरह आपको कहानियाँ सुनाता रहूँ और ज़िंदगी के चंद घंटे जो हैं आपके एक तख़य्युलाती ज़िंदगी, एक तख़य्युल में आप उस कहानी का हिस्सा हों, उस कहानी के अंदर मौजूद हों और सब कुछ ऐसा लगे आपकी आंखों के सामने हो रहा है। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उन्होंने कहा मेरा नाम भी फ़र्ज़ी रख लें। उनका नाम फ़र्ज़ी मैंने मिलता जुलता रखा है, रफ़ीक अली, और शहर भी तब्दील करने जा रहा हूँ। कोई भी शहर कह लें, भूरे वाला कह लें, करीब करीब शहर रखा है मैंने। उनकी ज़िंदगी की आप बीती जो उन्होंने मुझे भेजी है, कोशिश करूँगा ऐसे लफ्ज़ों में ढाल सकूँ आपको अच्छा लगे। रफ़ीक कहते हैं तकरीबन उम्र मेरी उस वक्त 9 से 10 साल के करीब होगी। मैं और मेरा बड़ा भाई उस दिन मामू के घर गए हुए थे। मामू का घर एक ऐसा घर था जिसके बिल्कुल दरमियान में एक बहुत ही पुराना दरख्त था। उस वक्त की ये कहानी है जब मोहब्बतों के सिलसिले कायम और दायम थे। लोग एक दूसरे को भी टाइम देते थे और रात के जैसे ही 8 बजते थे तो सब घर वाले इकट्ठे होकर उस स्क्रीन के सामने बैठ जाते थे जिसको टीवी कहा जाता था। वक्त इतनी तेजी से बढ़ा, एक एंटीना होता था छत पे, ऐसे लगा होता था वो टीवी का एंटीना कि एक शख्स टीवी के सामने मौजूद होता था, एक शख्स कमरे से या जिस जगह पे टीवी रखा होता था उससे दूर उस जगह पे खड़ा होता था जिसकी आवाज़ उस तीसरे शख्स तक जा सकती थी जो ऊपर एंटीने को घुमा रहा होता था। बांस के ऊपर लगा हुआ वो जो एंटीना होता था उसको एक शख्स आहिस्ता आहिस्ता घुमाता था कि वो सिग्नल पकड़ ले, और जो टीवी के सामने खड़ा होता था कहता था थोड़ा सा और घुमाओ, थोड़ा सा और घुमाओ। उसकी आवाज़ उस सामने वाले शख्स तक जाती थी, मार दिया औरत जो भी खड़ी होती थी, और वो ऊपर वाले को मैसेज देती थी और थोड़ा सा और, बस रुक जाओ। और ये कनेक्टिविटी होती थी 3 लोगों की जो एक टीवी के सिग्नल को क्लियर करते थे उस टीवी के एंटीने से जो ब्लैक एंड वाइट टीवी से शुरू हुआ और फिर टीवी ब्लैक एंड वाइट से कलर हो गई, कलर से एंटीने की जगह पे डिश एंटीना आ गया और डिश एंटीने के बाद केबल आ गई। केबल के अंदर ढेर सारे चैनल थे, जहां पे सिर्फ एक एंटीना था वहीं पे ढेर सारे चैनल आ गए केबल के अंदर। और फिर उसके बाद ऐसा इंटरनेट आया, केबल बहुत दूर चली गई, हर शख्स के हाथ में एक मोबाइल आ गया, एक ऐसा छोटी सी दुनिया, एक ग्लोबल वर्ल्ड, ग्लोबल विलेज आ गया। फिर हर बंदा अपनी मर्जी की चीज उसमें बैठा देख रहा था। यूट्यूब खोल के हर वो शख्स जो कुछ देखना चाहता था अब उसको इंतजार नहीं करना पड़ता था, टीवी पे 8 बजे ड्रामे का इंतजार होता था। जुमे वाले दिन जांगलूस लगना है, इतवार वाले दिन राहें ड्रामा लगना है, सोमवार वाले दिन वारिस लगना है। मुख्तलिफ ड्रामे थे, ऐसे ड्रामे थे जब वो ड्रामे राइट 8 बजे चलते थे तो गलियां सड़कें सुनसान हो जाती थी। सब टीवी के आगे बैठे होते थे, फेवरेट ड्रामा लग रहा है, और उस ड्रामे में किसी की झलक भी नजर आती, किसी की सिर्फ झलक तक नजर आती
तो अपने इलाके का हीरो बन जाता, इतना मशहूर हो जाता, सब फख्र से बताते हमारे शहर का वो शख्स देखा है टीवी पे आया था। कुछ यादें मेरी भी जुड़ गई। 95 में मैंने एक ड्रामे में काम किया था, पहला मेरा ड्रामा था, छोटा सा था। पाकिस्तान टेलीविजन का दौर था, अभी डिश विश तो कुछ भी नहीं आया था, टीवी सिर्फ पाकिस्तान टेलीविजन पीटीवी था। तो इस्लामाबाद का एक ड्रामा था, उसमें मैंने एक्टिंग की थी 95 में 1995 में मैट्रिक कर रहा था उस वक्त में। तो बड़ा मेरे शहर में हाला लाला हुई थी कि हमारे शहर का एक लड़का टीवी पे आया है। बहुत सारी यादें होती है सबके साथ। खैर मैं यादों की दुनिया में चला गया, आप लोगों को भी यादों की दुनिया मिलेगी। एंटीना ठीक करना और बैठ के ड्रामा देखना। तो यूट्यूब है, अभी भी आप यूट्यूब पे बैठे स्टोरी सुन रहे हैं। खैर स्टोरी की तरफ आते हैं। अच्छा लगता है उन गुजरी हुई बातों को याद करना, उस गुजरे हुए मोहब्बत भरे दौर को याद करना। उस वक्त तक गहमा गहमी नहीं आई थी, हर बंदे के पास एक टाइम था, फुर्सत थी। आज किसी के पास टाइम ही तो नहीं है, फुर्सत ही तो नहीं है, सब कुछ है, सुकून नहीं है, बेसुकूनी है, फुर्सत नहीं है, मोहब्बतें नहीं है, मिलना जुलना नहीं है, बैठ के बातें करना नहीं है। बहुत मोहब्बतों का दौर था। हम जब मर जाएंगे, गुजर जाएंगे, आप और मैं जो इस वक्त टीवी पे बैठे हैं इस कहानी को सुन रहे हैं, जब हम भी गुजर जाएंगे, ये दुनिया तो चलती रहेगी, तो हमारे आने वाले जो होंगे आज इस दौर को कहेंगे बड़ा अच्छा दौर था। जिसको हम कह रहे हैं ये अच्छा नहीं है, पिछला अच्छा था। तो हमारी अगली नस्ल इस दौर को अच्छा कह रही होगी। वक्त चलता रहेगा, सब पिछले दौर को अच्छा कहेंगे, अपने दौर को बुरा कहेंगे, आने वाले उसी दौर को अच्छा कहेंगे। खैर स्टोरी की तरफ आते हैं। रात का टाइम था, सारे घर वालों ने बैठ के वहीं पे टीवी लगाया, उस दरख्त के नीचे बैठ के सब घर वालों ने ड्रामा देखा। पहले खाना खा लिया जाता था क्योंकि जल्दी होती थी कि खाना जल्दी से खत्म करें, उसके बाद ड्रामा लगना है। 7:30 बजे मैं भी खाना खा लेता था। छोटे होते थे हम, बहुत छोटे थे, जल्दी से खाना खा लेते थे इस इंतज़ार में, वरना टीवी के सामने बैठ के खाना खाना पड़ेगा तो तवज्जो टीवी की तरफ हम सही देख नहीं सकेंगे, ड्रामा मिस कर देंगे क्योंकि खाना खा रहे होंगे। तो पहले खा लेते थे। फिर ऐसा करंट अफेयर पाकिस्तान में आया, बल्कि पूरी दुनिया में ऐसा 8 बजे के उस प्राइम टाइम को जहाँ पे ड्रामा चलता था, ऐसा करंट अफेयर शुरू हुआ कि ड्रामा खा ही गया। उन लोगों ने भी बैठ के ड्रामा देखा, और वो 9 साल 10 साल का रफ़ीक भी उन बच्चों, उन फैमिली में शामिल था, अपने बड़े भाई के साथ मामू के घर में बैठा ड्रामा देख रहा था। खाना खा चुके थे, ड्रामा देखा गया। ड्रामे के बाद कुछ देर तक गपशप की गई और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सब अपने अपने बिस्तर की तरफ चले गए। गर्मियों की ये रात थी। रफ़ीक भी एक बिस्तर पे, एक यानी कि चारपाई पे जाके चला गया। देहात के अंदर ये होता है गर्मियों में भी, जब चारपाई पे खजूर की बनी हुई चटाई पड़ी होती है, उस चटाई के पांव वाली साइड पे एक चादर रखी होती है हर बिस्तर पे, ताकि रात को खुदा ना खास्ता हवा चल पड़े या ठंड सी महसूस हो, बेशक गर्मियां होती है तो आप वो चादर ओढ़ सकते हैं। वैसे ही उसी बिस्तर पे पांव वाली साइड पे चादर मौजूद थी और रफ़ीक जाकर लेट गया। ये तकरीबन कोई रात के 1:30 से 2 बजे का टाइम था। उस वक्त घड़ी तो उसके पास नहीं थी कि वो टाइम देख सकता, लेकिन आधी रात का वक्त था। उसको एहसास हुआ कोई आवाज सी आ रही है। रफ़ीक की आंख उस आवाज से खुल गई थी। जैसे ही उसकी आंख खुली तो कान उस आवाज को अभी भी सुन पा रहे थे, जिससे उसको एहसास हुआ कि उसकी आंख खुली ही उस आवाज से है। वो आवाज है पांव घसीटने की, किसी ने जूता जमीन पर रख के घसीट रहा था। कच्ची जमीन, कच्चा वो जो फर्श था उस सहन का, जिसके दरमियान में वो दरख्त था और चारों तरफ कच्चा सहन, उसके ऊपर कोई अपनी जूती को ऐसे घसीट रहा था। ये किस सिम से आवाज आ रही है? चारपाई पे लेटे रफ़ीक ने सोचा, और जब आवाज का तयन हो गया कि फलां साइड से है, तो उस तरफ उसने जैसे ही देखा तो हक्का बक्का रह गया।
सामने वो जो पुराना सा दरख्त था जिसके नीचे रात को उन्होंने टीवी बैठ के देखा था, और जब टीवी देख लिया जाता था तो वो मेज़ और कुर्सी वहां से उठा ली जाती थी, टीवी को भी अंदर कमरे में रख दिया जाता था कहीं चोरी ना हो जाए। तो उन लोगों ने भी ऐसा ही किया था, उस मेज़ को जिस पे टीवी रखा गया था, टीवी और मेज़ अंदर कमरे में रख दी गई थी। अब वो दरख्त था, उस जगह पे टीवी नहीं था, लेकिन उस दरख्त के नीचे जिस चीज़ को उसने देखा वो एक ह्योला सा था, बुजुर्ग का जैसे अजीब सा ह्योला होता है। लगता ऐसे ही था जैसे कोई बूढ़ा है वहां पे बैठा हुआ है, एक हाथ में उसके सोटी है, उसने सीधे हाथ में सोटी पकड़ी हुई है, लेकिन इस अंदाज में बैठा है कि अपने पांव ऐसे जमीन पर रखता है और पीछे घिसाते हुए पांव पीछे कर लेता है। उसकी जूती जो भी उसके पांव में थी वो जब जमीन को टच होती और वो उसको घसीटते हुए पीछे ले आता तो जूती घसीटने की आवाज पैदा होती। कभी इस पांव से वह जूती को घसीट रहा था, कभी इस पांव से जूती को घसीट रहा था। वो दोनों जूतियों को इस तरह जमीन पे घसीट रहा था कि उससे आवाज पैदा हो रही थी। रफीक ने उसको जब गौर से देखा तो उसको एहसास हुआ वो जो भी बैठा हुआ है अजीब सा है, क्लियर भी नहीं है, महसूस भी हो रहा है, लगता ऐसे है देखने से जैसे कोई बुजुर्ग सा हो, कमर भी झुकी हुई सी है, शक्ल कुछ क्लियर नहीं है, कपड़े हुलिया बैठने का अंदाज ऐसा ही है जैसे गांव का कोई बुजुर्ग बैठता है। लेकिन बुजुर्ग भी कोई बैठा हो तो बिल्कुल क्लियर बुजुर्ग नजर आना चाहिए, वो बिल्कुल क्लियर नहीं था। इस अंदाज में वो बुजुर्ग बैठा था, उसके आर पार भी नजर आ रहा था, ऐसे जैसे आप एक बुजुर्ग को, बुजुर्ग नुमा किसी चीज को सामने से देखें तो उसका जिस्म एक वजूद होता है, उसके वजूद से यहां से आप अगर देखेंगे तो पीछे वाली चीज नहीं नजर आई थी, उसका वजूद इस अंदाज में जमीन पर रखा हुआ था कि उसके वजूद के आर पार भी नजर आ रहा था, लेकिन बैठा मुसलसल जूती घिसा रहा था। और जब उसने गौर किया और एहसास हुआ यह किसी बशर की तरह नहीं है, बुजुर्ग महसूस होता है, कोई घर का फर्द भी नहीं है, शक्ल भी क्लियर नहीं है, उसके आर पार भी नजर आ रहा है, तो वो बच्चा होने के बावजूद डर गया कि ये इंसान नहीं कुछ और ही है। लेकिन ये क्या, वो जूते क्यों बैठा घिसा रहा है? उसने जल्दी से अपनी वो चादर उठाई और सर पे ले ली, खौफ की वजह से वो बहुत ज्यादा डर गया था। कुछ देर वो इसी तरह लेटा रहा, खौफजदा रहा, फिर उसके बाद उसने कहा मैं मुड़ के देखूं क्या कोई घर का और फर्द भी इस जूती घसीटने की आवाज को सुन पा रहा है। रफीक ने अंदर ही लेटे लेटे चादर में से मुंह निकाला, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ देखा तो सब गहरी नींद सो रहे थे। वाहिद रफीक ही था जो इस तरफ मुतवज्जो हुआ था, किसी की इस तरफ तवज्जो नहीं थी। डरते डरते उसने फिर उसी सिमत देखा जिस सिमत वो बूढ़ा बैठा था, अभी भी वो वहीं पे मौजूद था और बैठा जूती को घिसा रहा था, घसीट रहा था जमीन पे। वो बहुत डर गया, मुझे क्या करना चाहिए? उस बच्चे को समझ ना आई, वो इतना घबराया हुआ था। उसी तरह चादर लेट के लेटा रहा, गर्मियां थीं, उसको गर्मी भी लग रही थी, लेकिन खौफ में ऐसा मुब्तला हुआ कि चादर ही मुंह के ऊपर लेके लेटा रहा, सो ना सका। काफी देर ऐसे लेटा रहा, कब उस बच्चे की खौफ के आलम में आंख लगी उसको खुद भी एहसास ना हुआ। सुबह जब उठा तो सबसे पहले घर वालों को उसने वो रात की पूरी कहानी सुनाई कि किस तरह किसी बुजुर्ग नुमा ऐसी चीज को देखा था जिसके आर पार भी नजर आता था और वो जूता बैठा घिसा रहा था। घर वालों से पूछा आप में से किसी ने आवाज सुनी उसके जूती घसीटने की या किसी ने देखा? तो सबने कहा नहीं। वहीं पे उसके मामू ने कहा बेटा तुम डर गए हो, तुमने ख्वाब देखा है, या तुम्हारा वहम है? ऐसा कुछ भी नहीं था, घर में कोई भी बुजुर्ग नहीं था, ना ही रात यहां पे कोई बुजुर्ग था, ना ही किसी ने आवाज सुनी है। मामू मैंने सुनी है आवाज उसकी, मामू मैंने क्लियर उसको देखा है, एक दफा नहीं कई दफा देखा है। तो मामू ने टालने के लिए कह दिया अच्छा ठीक है, दोबारा कभी ऐसा नजर आए तो मुझे उठा देना, बेटा परेशान क्यों होते हो?
फिर कभी ऐसा महसूस हो ना तो आपने मुझे जगा देना है। मामू ये जुमला इसलिए बोल रहा था कि बच्चा है, रात को डर गया है, ये ना हो अभी इसने कुछ दिन और रहना है तो डर जाए, तो ऐसी रात सारी खुदा ना खास्ता खौफ की वजह से इसको कुछ हो तो मुझे जगा देगा, तो मैं इसका वहम दूर करके इसको दिखा दूंगा, देखो कुछ भी नहीं है तुम्हारा ऐसे वहम था, और इसको सुला दूंगा। दिन गुजर गया, रात आ गई, सब ने उसी तरह बैठ के खाना खाया और उसी तरह अंदर कमरे से स्टूल लाया गया, दरख्त के पाल स्टूल को रख दिया गया, मेज जो थी, और उस मेज पे उस टीवी को रख दिया गया। जो सब बेचैन थे, ड्रामा लगने वाला है। ड्रामा लगा, सब ने बैठ के ड्रामा देखा, कुछ देर बैठ के बातें हुई, टीवी और उसकी मेज को उठा के वापस अंदर कमरे में रखा गया और सब अपने अपने बिस्तर पे सोने के लिए चले गए। ये रात के तकरीबन 12-12:30 बजे का टाइम था। आज उसकी आंख लग भी रही थी, वो जाग भी जाता था, वो कुछ देर के लिए सोता भी था, जाग भी जाता था। 12-12:30 बजे का टाइम था। रफीक की आंख खुली तो उसने देखा उसका बड़ा भाई वॉशरूम के लिए उठा है, उसको छोटा पेशाब आया था। वो जो घर था गांव का, वहां पे कोई भी वॉशरूम नहीं बना हुआ था, उसके लिए उठ के बाहर की तरफ जाना पड़ता था। गांव में, बहुत सारे मुल्कों में अभी भी ऐसा सिस्टम है, वो टॉयलेट नहीं बनाते, वो उठ के खेतों की तरफ जाते हैं। तो उस गांव में भी ऐसा ही सिस्टम था कि भाई उठा और उठ के बाहर की तरफ चला गया। रफीक समझ गया भाई छोटा पेशाब के लिए बाहर गया है। उसको नींद वैसे ही नहीं आ रही थी, वो जागता रहा, उसी सिमत देखता रहा जिसी सिमत उसका भाई गया था। जागते जागते काफी देर जब हो गई और उसको एहसास हुआ कि मैं काफी देर से जाग रहा हूं और मेरा बड़ा भाई बाहर गया था, उसको वापस आ जाना चाहिए था, वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया। मजीद टाइम गुजरा और जब उसकी बेचैनी बढ़ने लगी तो उसके दिल में आया, मामू ने कहा था मुझे जगा देना, अब तो काफी टाइम हो गया था, भाई वापस नहीं आया था। जब उसको लगा कि अब मुझे मामू को जगा देना चाहिए तो वो बच्चा उठा और जाके मामू के बिस्तर के पास गया। मामू को हिलाया तो मामू की आंख खुल गई। मामू ने पूछा क्या हुआ। कहा मामू, बड़ा भाई काफी देर हो गई है, वॉशरूम के लिए बाहर गया है और अभी तक वापस नहीं आया। मामू भी उठ के बैठा और उसके उसी चारपाई की तरफ देखा जहां पे रफीक का बड़ा भाई सोया था, तो उसने देखा चारपाई खाली है। तो इसका मतलब है रफीक ठीक कह रहा था, वो अपनी चारपाई पे अगर मौजूद नहीं था तो वो बाहर की तरफ गया था। मामू ने कहा तुम्हें कैसे पता। उसने कहा मामू मैं इस तरह जाग रहा था और मैं इंतजार करता रहा, भाई अभी आ जाता है, अभी आ जाता है, अभी आ जाता है। जब काफी देर तक वो नहीं आया तभी मैंने आपको जगाया है। मामू ने कहा आओ उसको बाहर देखते हैं। जिस रास्ते से वो बाहर गया था वो घर का वो वाला दरवाजा था कि दरवाजे के बाहर खेत वगैरह थे और सामने ही दरवाजे के एक सड़क सी थी जो कच्ची सड़क थी, बिल्कुल सीधी उस सिमत जाती थी जिस तरफ कब्रिस्तान था। ये काफी लंबी सड़क थी, कच्ची सड़क थी, बिल्कुल सामने जाके कब्रिस्तान आता था और जैसे ही कब्रिस्तान का दरवाजा आता था तो सड़क वहां से मुड़ जाती थी। वो दोनों बाहर निकले, इधर उधर चांद की रोशनी में देखा, कहीं पे भी रफीक का भाई नजर ना आया। वहीं पे रफीक की निगाह पड़ी तो उसने कहा मामू वो देखें, वो मुझे लग रहा है कोई चल रहा है वहां पे। चांद की रोशनी में जो नीचे हर तरफ अंधेरा, घुप अंधेरा होता है, वहीं पे चांदनी रात जिसको कहा जाता है, वहां चांद की रोशनी ऐसी होती है जो फर्श पे फैल रही होती है, जमीन पे पड़ रही होती है, तो इंसान उस चांद की रोशनी की वजह से देख सकता है। तो मामू ने भी उस सिमत में देखा तो उसी कच्ची सड़क के ऊपर काफी दूर एक ह्योला सा था जो चलता हुआ जा रहा था। मामू ने कहा, उसकी तरफ इशारा किया कि वो उसकी बात कर रहे हैं। उसने कहा हाँ मामू मुझे लग रहा है, ये कौन है। मामू ने कहा वो काफी दूर है, रात को इस वक्त पैदल जाना बेहतर नहीं, रुको मैं बाइक लेके आता हूं। मामू गया, उसने मोटरसाइकिल निकाला, रफीक को पीछे बिठाया, बाइक स्टार्ट की और उसी कच्ची सड़क की तरफ डाल दिया जिस तरफ वो ह्योला सा चलता हुआ जा रहा था। इस सड़क का एक सिरा जो घर के इस दरवाजे पे था और दूसरा सिरा उस तरफ था जहां पे कब्रिस्तान था। यह मैक्सिमम 5-7 मिनट का रास्ता था मोटरसाइकिल पे।
लेकिन जैसे ही ये लोग बाइक पे सवार हुए और उस सिमत बढ़ना शुरू हो गए जिस तरफ वो ह्योला इनको नज़र आ रहा था, तो हैरत की ये बात थी कि अब तक इनको इस ह्योले तक पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन कमाल बात यह थी बाइक जूं जूं आगे बढ़ रहा था उस ह्योले का और इनका फासला कम होने की बजाय आगे बढ़ता जा रहा था। ये और आगे जाते फासला और बढ़ रहा था, ये और आगे जाते फासला और बढ़ रहा था। जो 5-7 मिनट में रास्ता ख़त्म होना चाहिए था, तकरीबन 10-12 मिनट के बाद वो रास्ता जाके ख़त्म हुआ। वो फासला असल में ख़त्म हुआ। वो जो ह्योला उनको काफ़ी दूर से नज़र आ रहा था, जिसका पीछे करते हुए वो बाइक पे जा रहे थे, वो जूं जूं करीब जाते वो ह्योला वैसे वैसे उनसे दूर होता जा रहा था कि एक लम्हा आया 10-12 मिनट के बाद वो ह्योला कब्रिस्तान के गेट तक पहुंच गया। और ये लोग भी उसी कब्रिस्तान के जब गेट पे पहुंचे, देखा वो कोई और नहीं रफ़ीक का ही बड़ा भाई था, जो इस अंदाज में चलता हुआ जा रहा था जैसे कोई रोबोट हो और रोबोट उसको चला के लेके जा रहा हो। ना लेफ्ट ना राइट ना बैक, किसी तरफ वो मुड़ नहीं रहा था। उसकी आंखें बंद थीं और वो आंखें बंद किए बिल्कुल सीधा चले जा रहा था। अब वो कब्रिस्तान के अंदर दाखिल ही होने वाला था कि ये लोग वहाँ पे पहुँच गए। भाग के इन्होंने मोटरसाइकिल बंद किया, उसको स्टैंड पे लगाया और दोनों भागते हुए उसके पीछे दौड़े, यहां तक कि उसको कब्रिस्तान दाखिल होने से पहले ही रोक लिया, उसको पकड़ लिया। और जब उसको रोका और उसको पकड़ा तो उसका नाम लेके उसको पुकारा तो पता लगा वो होश में नहीं है। ऐसा है जैसे नींद में है, जैसे किसी को नींद में चलने की आदत होती है। रफ़ीक के भाई को नींद में चलने की आदत नहीं थी, लेकिन इस वक्त इस अंदाज में था जैसे वो नींद में चल रहा हो। उन दोनों ने उसको झंझोड़ के इस तरह हिलाया और उसका नाम लिया, लेकिन वो फिर भी नींद में गुम सुम सा रहा। वो दोनों समझ गए कि इस वक्त ये नींद वाली कैफियत में है। जल्दी से उसको पकड़ा और पकड़ के उसको दोनों चलाते हुए बाइक के पास ले आए। जैसे ही वो बाइक के पास आए, बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की तो पता लगा बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रहा। अब रफ़ीक ने अपने बड़े भाई को पकड़ा हुआ है और मामू बाइक स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही। करते 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 आखिरकार बाइक स्टार्ट हो गई। मामू ने कहा जल्दी से इसको पीछे बिठाओ। रफ़ीक ने भाई को पकड़ के बाइक पे बिठाया और खुद भी पीछे बैठ गया। जैसे ही मामू ने बाइक चलाने की कोशिश की तो पता लगा बाइक चलने से कासिर है। बाइक स्टार्ट है, बिल्कुल ठीक है, गियर भी लग चुका है। मामू उसको चलाने की कोशिश करते हैं तो ऐसे लगता है बाइक जैसे बिल्कुल जैम हो चुकी है, जैसे कोई बाइक को पीछे से पकड़ लेता है। तो बाइक जोर लगा रही है, चलने की कोशिश कर रही है, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रही। अब कोई शक की गुंजाइश नहीं रही थी। ये मंजर ऐसे था, कब्रिस्तान के बिल्कुल दरवाजे पे वो खड़े थे, दरमियान में सोया हुआ भाई बैठा है, पीछे रफ़ीक, आगे मामू बाइक को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाइक आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा। जितनी ताकत लगा रहे हैं, उसका एक्सीलेटर दिए जा रहे हैं, बाइक आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। जाम सा हो गया है, रुक सा गया है उसका पहिया, जैसे चलने की जोर भी लगा रहा है उसका पहिया, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा। तभी मामू और रफ़ीक को एहसास हो गया मामला वही है जिस पे वो अभी सोच रहे थे। यकीन पुख्ता हो गया, कुछ और नहीं, वही मामला है। तभी मामू ने ऊंची आवाज़ में कुरान मजीद की तिलावत करनी, पढ़ना शुरू कर दिया। वहीं पे पीछे बैठे रफ़ीक ने भी कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ते पढ़ते थोड़ी ही देर हुई थी, वो जो दिल में पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते जब उनकी ज़बानों पे भी आ गया तो ऐसा लगा बाइक आहिस्ता आहिस्ता जैसे रेंगना शुरू हुआ है। एकदम से चला नहीं, ऐसे लगा जैसे जो वो फंसा हुआ था, चल नहीं पा रहा था, आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हुआ है। वो और ऊंची आवाज़ में पढ़ना शुरू हो गया तो बाइक और थोड़ा सा तेज़ चला है, वो और ऊंची आवाज़ में पढ़ना शुरू हो गए तो बाइक ऐसे लग रहा था जूं जूं उनकी पढ़ने की आवाज़ ऊंची हो रही थी, वैसे वैसे बाइक भी आगे की तरफ बढ़ रहा था। यहाँ तक कि पढ़ते पढ़ते उन्होंने देखा बाइक बिल्कुल चलना शुरू हो गया है और बाइक अब इस रफ्तार से चल रहा है जो असल में बाइक की रफ्तार थी। तो वो समझ गए जिस चीज़ ने भी बाइक को पकड़ रखा था अब वो आज़ाद हो चुका है। यहाँ तक कि बाइक चलता हुआ आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। बाइक तेज़ी से आगे तो बढ़ रहा था, लेकिन रफ़ीक को यूं महसूस होता था पीछे कुछ है,
वो मुड़ के देखता तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो दोनों आगे की तरफ तीनों बाइक पे आगे की तरफ बढ़ते रहे। एक लम्हा ऐसे आया जब रफीक को लगा कि नहीं, मेरा वहम नहीं है, पीछे कुछ है। उसी लम्हे जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो एक बहुत लंबा हादसा था जो कब्रिस्तान से शुरू हुआ था, और ये कब्रिस्तान से काफी दूर आ गए थे और इनके बाइक के पीछे तक था। वो हाथ इस अंदाज में, कब्रिस्तान इतना बड़ा हाथ था कि एक सिरा जहां से वो शुरू हुआ था, यानी ये हिस्सा जो था शोल्डर से जिस तरह हाथ को होता है, वो कब्रिस्तान के अंदर था, और वो जो हाथ था वो पीछे आते आते इतना लंबा हो गया था कि ऐसे लगता था वो बाइक को पीछे से पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्योंकि वो कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे इसलिए बाइक को वो पकड़ हाथ नहीं पा रहा था। और उसने जब क्लियर देख लिया कि इतना दूर से आता हुआ लंबा हाथ उनके बाइक के पीछे इस अंदाज में आ रहा है कि बाइक को पकड़ सके, तो उसने कहा, मामू पीछे हाथ आ रहा है बहुत लंबा सा, भगाओ। और दोनों ने उसी तरह कुरान मजीद का विर्द जारी रखा जिस तरह वो कर रहे थे, और बाइक चलता रहा। फिर उसने एक दफा पीछे मुड़ के देखा, अब हाथ नहीं था, यहां तक कि बाइक घर तक पहुंच गया। अभी तक जो भाई था इस अंदाज में था जैसे नींद में हुआ हो। बाइक उन्होंने खड़ा किया, उसको उतारा और जाके उसकी चारपाई पे उसको लिटा दिया। बाकी घर वाले अभी तक सारे सो रहे थे। कुछ देर मामू भी अपनी चारपाई पे जागता रहा, रफीक भी जागता रहा, यहां तक कि दोनों को भी नींद आ गई। सुबह उठ के जब उन्होंने रफीक के बड़े भाई से इस वाकये का जिक्र किया तो इस अंदाज में हैरान हुआ कि आप कौन सी कहानी सुना रहे हैं, मैं तो अपनी चारपाई से उठा ही नहीं हूं, मैं तो रात कहीं बाहर गया ही नहीं हूं, मुझे तो नींद में चलने की आदत ही नहीं है, पता नहीं आप किस तरह की बातें करें, मैं हैरान हो रहा हूं। और ये सच था, रफीक के बड़े भाई को किसी बात का एहसास तक नहीं था, सिर्फ इस बात से रफीक और उसका मामू वाकिफ थे कि रात को क्या वाकया हुआ है। ये एक ऐसा उसकी ज़िंदगी का वो कहते हैं वाकया है जो मैं आज भी याद करता हूं तो मुझे लगता है ये कल की बात है। लेकिन मामला भी यहां पे ख़त्म नहीं हुआ था, अभी तो ज़िंदगी ने एक और रुख लिया था। वक्त तेज़ी से गुजरा, तालीम मुकम्मल जितनी उसने करनी थी, जितना पढ़ना था उसने पढ़ लिया। फिर उसने फ़ैसला किया उसी गांव के अंदर मुझे एक छोटी सी अपनी दुकान बना लेनी चाहिए। वहीं पे ही उसने एक अपनी ऐसी दुकान बना ली जो उस गांव के लिए एक ऐसी दुकान थी जहां पे ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें मिल जाती थी, जिसको जनरल स्टोर बोलते हैं गांव में। दाल, चीनी, आटा, साबुन, इस तरह की जो चीज़ों की एक छोटी सी गांव के अंदर दुकान बनाई जाती है। रफ़ीक एक अपनी ऐसी दुकान बना के बैठ गया। पढ़ा लिखा था, कहाँ उसने नौकरी करनी थी, उसको कहाँ नौकरी मिलनी थी। उस दुकान से इतना इनकम आनी शुरू हो गई कि गुजर बसर अच्छा शुरू हो गया, खाने को भी अच्छा मिल जाता, पहनने को भी अच्छा मिल जाता। वो खुदा का शुक्र अदा करता और अपनी उस दुकान को सुबह आके खोलता और रात को बंद करके घर पहुंच जाता। वो वाकया आज भी उसको याद था, किस तरह बचपन में उसने बुजुर्ग को देखा था और किस तरह भाई को वो रात को पकड़ के लाए थे। वो जब भी याद करता खौफजदा हो जाता, लेकिन प्रैक्टिकली लाइफ थी, वो बचपन था। अब रोजगार वाली जिंदगी थी, सुबह आना, रात को वापस जाना। तो इतना थका होता था, जैसे ही घर पहुंचता सो जाता। वहीं एक दिन उसी दुकान पे एक लड़की आई और उसने आके कोई चीज मांगी। उसने नजरें झुकाए हुए वो चीज उठाई और उसके हवाले कर दी। वो ये नहीं देख सका कि वो लड़की उसको गौर से देख रही है। 2-3 दिन के बाद वो लड़की दोबारा आई, दोबारा कोई सामान लेने के लिए आई। तो आज भी उसने सामान मांगा। वो सामान जैसे ही उसने उठाया, उसके हवाले करने लगा तो उसको ऐसे लगा लड़की उसको घूर रही है। आज वो दूसरी दफ़ा आई थी और उस गांव की और भी ख़वातीन वहाँ पे आती थी। वो किसी को आंख उठाकर नहीं देखता था, लेकिन आज जब दूसरी दफ़ा उसको महसूस हुआ वो लड़की उसको घूरे जा रही है, तो उसने अपनी आंखें ऊपर की तरफ उठाई तो देखा लड़की ना सिर्फ उसको देख रही है बल्कि मुस्कुरा भी रही है। उसकी मुस्कुराहट से वो समझ गया था ये वो मुस्कुराहट थी जो कोई भी नौजवान लड़की किसी नौजवान लड़के को देख के मुस्कुराती है। शर्म के मारे उसने अपनी आंखें नीचे कर ली। इससे आगे वो कुछ भी ना कह सका। उसको सामान दिया और वो चली गई। अब 3-4 दिन 5 दिन के बाद वो लड़की फिर से आती, उससे चीजें लेती और उसकी तरफ देख के मुस्कुराती
और ये मुस्कुराने का सिलसिला इस तरह जारी रहा कि अब वो भी हिम्मत करके उसको ऊपर देख लेता, लेकिन अभी तक वो उसके मुस्कुराने पे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे सका था। जब एक लड़की मुसलसल आए 3-4 दिन के बाद और आके एक ऐसी मुस्कुराहट से आपको देखे तो कोई भी नौजवान समझ जाता है। ना ही उसका कोई दोस्त था, ना वो किसी से इस बात को कह सकता था, मशवरा कर सकता था। वो एक शर्मीला सा लड़का था। यहां तक कि आखिरकार उसने एक दिन उस लड़की को उसी तरह मुस्कुरा के देख लिया जैसे उसकी मुस्कुराहट का जवाब हाँ में दे रहा हो। और बस फिर यूं सिलसिला चल निकला। और ऐसा चल निकला कि उस लड़की ने कहा, क्या मैं आपका नंबर ले सकती हूं? उसने कहा हां। वैसे भी उसकी उम्र काफी ज्यादा हो चुकी थी, उसको शादी कर लेनी चाहिए थी। और यूं नंबरों का तबादला हो गया। रफीक कहता है, अब जब मैं रात को घर जाता, अपने बिस्तर पर लेटता, तो मैं उसको कॉल मिलाता, वो मेरी कॉल का वेट करती और हम बातें क्या करते थे, क्या हाल है आपका, क्या खाया आज आपने, और वो मुझसे पूछती आज आपने क्या खाया है। इससे ज्यादा हमारी कोई बीच में बातें नहीं होती। सादगी हमारे दोनों के अंदर इतनी ही थी कि बस एक दूसरे का खाने पीने का पूछते और इधर उधर की छोटी सी बात करते और सो जाते। सिलसिला कुछ अरसा इसी तरह चलता रहा और आखिर चलते चलते इन बातों में शर्माहट के बावजूद आखिर बात लबों तक आ गई। लड़की ने पहल की और कहा, मुझे आप अच्छे लगते हैं। और मैं दिल के हाथों मजबूर होकर कहने पे आज मजबूर हो गई हूं, मुझे आपसे प्यार हो गया है। आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं? तो रफीक ने जवाब दिया, हां मैं भी आपसे प्यार करता हूं, और सच पूछिए तो मैं कभी ना कह पाता शर्म की वजह से। आपने पहल की है तो मैं भी कह देता हूं, मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। उस लड़की ने कहा, फिर आपको मेरे घर रिश्ता लेके आना होगा। यूं ये सादगी की जो आपस में बातें हो रही थी, इसी तरह सादगी में घर वालों से बात हुई और यूं ये सादगी के साथ शादी भी हो गई। वो लड़की दुल्हन बन के रफीक के घर आ गई। उनके बीच में जिंदगी की कोई ऐसे बातें नहीं हुई थी, वरना अमूमन लड़के और लड़कियां इतने तेज होते हैं, बहुत सारी बातें दिल की कह डालते हैं। सिर्फ इधर उधर की चंद बातें करते और वो सो जाते थे और आखिर में लबों पे शादी और मोहब्बत का पैगाम आया था, इसके अलावा कुछ नहीं। जब वो मियाँ बीवी बन गए तब उन्होंने एक दूसरे से बातें करनी शुरू की, जो अभी तक दिल की बातें नहीं हुई थी। वहीं पे उस लड़की ने बताया, मैं जब छोटी थी तो एक जगह पे मैंने छोटा पेशाब किया था, तो वहां पे जिन्नात थे और मुझे पता नहीं लगा था, तो जिन्नात मेरे पीछे पड़ गए थे, मुझे बहुत तंग करते थे, मुझे बहुत डराते थे। लेकिन अब ये मसला मेरे साथ नहीं है, अब ये क्लियर हो चुका है। रफीक ने भी देख लिया था बीवी के साथ अब इस तरह का कोई भी मसला नहीं था। जिंदगी गुजरने लगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो जो दुकान पे रोज जाता और उसी तरह ही, कोई रद्दो बदल उसमें नहीं हुआ था, टाइमिंग वही थी, अपने ही टाइम पे वो शॉप पे जाता, अपनी उस दुकान पे और रात को वापस आ जाता। लेकिन अब सिर्फ ये हुआ था, शादी के दूसरे महीने से ही उसको अंदाज़ा होना शुरू हो गया था कि दुकान बजाय ऊपर जाने के आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो गई है। जो पहले कमाई हो रही थी अब उस तरह कमाई नहीं हो रही थी। पहले जितने ग्राहक आ जाते थे अब ग्राहक नहीं आ रहे थे। यहां तक कि उसका कारोबार आहिस्ता 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 डाउन होता गया। यहां तक कि इतना डाउन हो गया कि उसको अपनी वो दुकान खत्म करना पड़ी। किराए की वो दुकान थी, उसकी अपनी तो थी नहीं। और जब हालात इतने ख़राब हो गए कि वो किराया तक नहीं दे सकता था, तो उसको वो दुकान छोड़नी पड़ गई। अब फैसला करना था किसी दूसरी तरफ रुख किया जाए, हिजरत की जाए, जहाँ पे कोई काम ढूंढा जा सके, ज़िंदगी की गाड़ी को वो चला सके। यूं उन्होंने उस घर को छोड़ा और दूर एक शहर में आबाद हुए और एक किराए का घर ले लिया। किराए का घर एक ऐसा घर था जिसके ऊपर कमरा बना हुआ था, सीढ़ियां थी, सीढ़ियां चढ़ के आप ऊपर जाते, लेकिन नीचे इस अंदाज में बनाया गया था।
एक छोटा सा कमरा टाइप, कमरा तो नहीं कहना चाहिए, एक स्टोर टाइप बना हुआ था जिसके अंदर सामान पड़ा हुआ था, बाकी सब परली साइड पे था जो इनके पास नहीं था। इनके पास जो पोर्शन था उसकी एक सीढ़ी थी जो ऊपर चढ़ के ऊपर ये चले जाते। एक कमरे का ये घर था, नीचे काट कबाड़ पड़ा था, स्टोर भी नहीं काट कबाड़ पड़ा था, वो कभी भी इसको इस्तेमाल नहीं करते थे, पहले से ही पड़ा हुआ था, इनके भी इस्तेमाल की कोई चीज़ नहीं थी, ना कोई इतना ज़्यादा सामान था कि ये नीचे रखते। जो भी सामान था थोड़ा बहुत इन्होंने ऊपर कमरे में शिफ्ट कर दिया। अब उसने शहर में आ चुके थे, घर किराए पे ले चुका था, अब हर सूरत में घर का किराया भी देना था और गुजर बसर के लिए खाना पीना भी था। तो वो इसलिए सुबह निकल जाता, ढूंढता, काम काज, पैसों का बंदोबस्त करता, हर महीने वो घर का किराया देते और अपने खाने पीने का इंतजाम करते। वो यकीनन इस बात पे रंजीदा था, दुखी था कि चलता फिरता कारोबार मेरा तबाह हो गया, मैं किसी का मुलाजिम हूं। एक दिन वो घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने उसको कहा, मुझे डर लगता है। उसने पूछा किस बात से? उसने कहा आप तो चले जाते हैं शाम को 5-6 बजे 7 बजे तक वापस आते हैं, पता नहीं क्यों मुझे लगता है इस घर में कुछ है। उसने कहा क्या है? उसने कहा मैंने अभी किसी को क्लियर देखा नहीं लेकिन मुझे लगता है इस घर में कुछ है। शौहर ने कहा ये तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी बातों पे ध्यान ना दिया करो। दिन के टाइम तुम रहती हो, रोशनी होती है, रात को तो मैं वैसे तुम्हारे साथ होता हूं, रात को अकेली रहती तो तुम डरती। छोड़ो इस तरह की बातों को। वक्त गुजरता रहा कि एक दिन वो पहुंचा तो बीवी बहुत डरी सहमी हुई थी। उसने पूछा क्या हुआ है? तो उसने कहा वो जो सीढ़ियां हैं उसके नीचे मैंने एक बुढ़िया को देखा है, वो एक बूढ़ी सी औरत थी, उसके बाल बहुत उलझे हुए थे, उसने बाल खोले हुए थे, बिल्कुल सफेद बाल थे लेकिन मट्टी से भरे हुए थे, उलझे हुए बाल थे, मुंह उसने नीचे की तरफ किया हुआ था, वो बैठी रो रही थी। मुझे रोने की आवाज आई और मैं परेशान हो गई कि रोने की आवाज कहां से आ रही है, इधर उधर इधर उधर हर जगह पे। जब मैंने देख लिया और कहीं से भी पता ना लगा तो अंदाजा हुआ आवाज नीचे से आ रही है। मैं जब सीढ़ियां उतर के नीचे आई तो देखा आवाज सीढ़ियों के नीचे से आ रही है। और जब मैंने उस सिम्त देखा तो एक बूढ़ी सी थी, उसने सर अपना घुटनों में दिया हुआ था, उसके बाल मट्टी से भरे हुए थे, सफेद बाल, खुले हुए बाल, मट्टी से उलझे हुए बाल। मैं उसका चेहरा नहीं देख सकी, पतली पतली सी काली स्याह उसकी टांगें थीं और उसकी रोने की आवाज आ रही थी। रोने की आवाज ऐसी थी जैसे कोई बच्चा रो रहा होता है, औरत की यानी छोटी बच्ची रो रही होती है, ऐसी एक फीमेल की आवाज थी। और उसके होलिये से लगता था वो बहुत ही कोई बूढ़ी औरत है। मैं इतना डर गई कि मैं ऊपर भाग के चली गई और आपका इंतजार करती रही। शुक्र है आप अल्लाह का आप आ गए हैं। वो औरत नीचे है। उसने कहा रुको मैं उसको देख के आता हूं। वो नीचे आया, उसी सीढ़ियों वाली जगह पे गया जहां बीवी ने कहा था, सारी जगहों पे देख लिया, उसको कहीं पे भी कोई औरत नजर ना आई। वापस ऊपर गया, उसने कहा नीचे तो कोई औरत नहीं है, क्या तुमने दरवाजा खुला छोड़ दिया था? उसने कहा नहीं, जब आप जाते हैं तो दरवाजा मैं अंदर से बंद कर लेती हूं, और आज भी मैंने दरवाजा बंद कर लिया था। जब उस औरत की रोने की आवाज आई और उसको ढूंढते हुए मैं नीचे सीढ़ी के पास आई, उसी वक्त भी पहले मैंने दरवाजे की तरफ देखा था। उस वक्त तक मैंने उस औरत को नहीं देखा था कि वो सीढ़ी के नीचे बैठी है। मैंने आते ही दरवाजे की तरफ देखा था कि कोई बाहर से तो नहीं रो रहा, तो दरवाजा अंदर से बंद था, लॉक था। तभी मेरी तवज्जो उस सीढ़ियों की तरफ गई थी। मैंने देखा तो वो औरत वहां बैठी रो रही थी। और उसी वक्त मैं भागती हुई ऊपर चली गई और मैं दबक के बैठी रही कि आप आए। मैं बहुत डरी हुई थी। और जब आप आए हैं तो आपने देखा होगा मैंने अंदर से दरवाजा खोला है, दरवाजा बंद था, तो इसका मतलब है बाहर से कोई भी नहीं आया। तो वो औरत अगर नीचे थी तो फिर कहां चली गई? ये सवाल अपनी जगह पे अभी भी मौजूद था। क्या आया बीवी का वहम है या वाकई कुछ था? तो उसने फिर बैठ के बीवी को समझाया, तुम इस तरह की बातें मत सोचा करो, डरा मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो इसको अमूमन कभी बताती, मैंने आज फिर बूढ़ी को देखा है, मुझे आवाज आई है, इस तरह की बातें करती और वो उसको समझाता, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा वहम है। वक्त इसी तरह गुजरता रहा कि एक दिन दोनों ही रात का ही टाइम था, तकरीबन कोई 7-7:30 बजे का टाइम था कि बीवी ने कहा आवाज आई आपको? तो रफीक चौंक पड़ा, कहता है किसकी आवाज? कहते देखिए कोई रोने की आवाज आ रही है।
रफ़ीक को चंद सेकंड के लिए लगा कि हाँ, उसके कानों ने कोई आवाज़ सुनी तो है, जैसे कोई रोया है, लेकिन वो क्लियर नहीं थी आवाज़। ऐसे लगता था शायद वहम है या शायद मैंने आवाज़ सुनी है। उसने कहा पता नहीं शायद सुनी है या नहीं, कहाँ से आ रही है? उसने कहा अभी भी वो बुढ़िया नीचे है और अभी भी बैठी रो रही है, क्लियर उसके रोने की आवाज़ आ रही है। आज आपके होते हुए ही आवाज़ आ गई है, पता नहीं क्यों आप तवज्जो नहीं दे रहे, वो नीचे है, क्लियर आवाज़ आ रही है। रफ़ीक को लगा शायद उसके कानों ने आवाज़ सुनी है, शायद उसका वहम है, ये क्या है? वो झंझला सा गया। उसने बीवी का हाथ पकड़ा और कहा आओ मेरे साथ। उसने कहा नहीं, मुझे डर लग रहा है। उसने कहा मैं तुम्हारे साथ हूं, मैंने तुम्हारा बाजू पकड़ा हुआ है, मैं हूं, घबरा क्यों रही हो, आओ मेरे साथ। उसको लेके सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आ गया। बीवी कांप रही थी। बीवी की हालत से लगता था कि वो वाकई किसी चीज़ को देख चुकी है। बहुत ज़्यादा डरी सहमी सी थी, वो नीचे नहीं उतर पा रही थी, जिसमें उसका कांप रहा था। वो उसको लिए हुए आया और रहा कहाँ है आवाज़? तो उसने इशारा किया, वो देखो सामने। जब उस सिमत में देखा तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था। उसने कहा यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। तो बीवी भी नीचे उतर के आई, उसने भी झांक के देखा। उसने कहा अभी तो यहाँ पे थी। उसने कहा यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। बीवी ने भी देख लिया, उस वक्त कुछ भी नहीं था। हाँ, उस वक्त रफ़ीक के ऐसे लगा को बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। उसने सूंघा, कोई खुशबू आ रही है, लेकिन उसी वक्त उसको अंदाजा हुआ ये अगरबत्तियों की खुशबू थी, जो अगरबत्तियां जलाई गई थी। और जब उसने उसको गौर किया तो अंदाजा हुआ साथ वाले घर से अगरबत्तियों की खुशबू आ रही है। तो उसने खुद ही कह दिया हाँ हाँ, ये खुशबू आ रही है, तुम भी सूंघ रही हो मुझे पता है, लेकिन ये अगरबत्तियों की खुशबू है, साथ वाले घर से आ रही है, यहां पे कोई भी नहीं है, देखो कहां है। बीवी ने कहा अभी क्लियर रोने की आवाज थी और ये किसी की आवाज नहीं, ये वही आवाज है जिसको हमेशा मैं शाम के टाइम में सुनती हूं और कई दफा इसको मैं देख भी चुकी हूं। ये वही बच्ची की रोने की आवाज है जिसका पीछा करते हुए मैं नीचे आती हूं तो वो यहां बैठी होती है और रोती है। शहर ने उसको फिर हौसला दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा वहम है। उसको दिलासा दिया और बात आई गई हो गई। कुछ अरसा वो वहां पे रहे। कहते हैं हालात फिर इस तरह के टाइट हो गए कि हमारे पास किराए के पैसे भी ना हो सके और मजबूरन वो घर भी हमें छोड़ना पड़ा और वापस एक गांव की तरफ लौट गए। वहां जाके कच्चा सा हमने घर लिया, रहना शुरू कर दिया। अब गुर्बत इतनी थी, रहन सहन का अंदाज ऐसा था, मैं और मेरी बीवी हमारे उस गांव के साथ ही एक जंगल सा था, वहां पे जाते, वहां पे लकड़ियां चुनते या कुल्हाड़ी लेके जाते, लकड़ियां काटते और घर आके चूल्हा जलाते थे। मैं दिन को रोजी के लिए निकल जाता, पैसे कमा के लाता और रात को हमारे घर में जो चूल्हा बना हुआ था उसमें लकड़ियां डाल के हम आग जलाते और खाना पकाते। हफ्ते में एक दिन या 2 दिन हम जरूर जाते मियां बीवी और दोनों गठरियां बांध के लकड़ी की ले आते। जिस तरफ हमारा घर था, घर से थोड़े ही फासले पे कब्रिस्तान आता था और कब्रिस्तान के साथ साथ चलते हुए जब आप आगे जाते थे तो जंगल सा आ जाता था। बीवी ने कहा कल आपने काम पे तो जाना है, जल्दी वापस आइएगा, लकड़ियां खत्म हो गई है, लकड़ियां लेने जाना है। उसने कहा ठीक है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। वो अपने काम से जल्दी लौटा। बीवी इंतजार कर रही थी। दोनों मियां बीवी जंगल की तरफ चल पड़े। जंगल में जाके उन्होंने लकड़ियां चुनी, कुछ लकड़ियां काटी, उसके बाद गठरियां बांध ली। तो बीवी ने कहा मुझे छोटा पेशाब आया है। तो उसने कहा घर तो अभी दूर है, अभी और भी लकड़ियां ढूंढनी है, तुम यहीं कहीं साइड पे बैठ जाओ। उसने कहा मुझे डर लगता है, बचपन में भी ऐसा कुछ हो चुका है। उसने कहा तुम्हारा वहम है, कुछ ऐसा नहीं है, बैठ जाओ, मैं खड़ा हूं पास तुम्हारे। बीवी ने जाके साइड पे छोटा पेशाब किया। उसके बाद वो दोनों ने गठरियां बांधी, वो जो लकड़ियां थी उनको रस्सा बांधा और बांध के अपनी अपनी कमर पे दोनों ने लादी और वहां से चल पड़े। लेकिन उन दोनों को एक एहसास जो नहीं हो सका था वो ये था, आज वो काफ़ी लेट हो गए थे। अमूमन इतनी देर तक वो रुकते नहीं थे, उससे पहले पहले ही अपने घर पहुंच जाते थे, लेकिन तकरीबन ये 7:30 का टाइम हो चुका था। 7, 7:30 का अंधेरा फुल फैल चुका था। बीवी ने कहा बहुत लेट हो गए आज बहुत अंधेरा हो गया है। वो दोनों जब वहां से चलते हुए बाहर की तरफ, घर की तरफ रवाना हुए तो रास्ते में जो ही कब्रिस्तान जो उनके एक साइड पे था वहां से पहुंचे तो किसी ने बकायदा आवाज दे के पुकारा उनको, जैसे कोई ओए ऐसे आवाज दे के बुलाता है, रोकता है, रुको, हेलो,
ऊंची आवाज़ में जिस तरह कोई पुकारता है। तो वो सुनसान इलाका था, कब्रिस्तान भी सुनसान था, कब्रिस्तान के साथ कोई भी आबादी नहीं थी, लेकिन उस कब्रिस्तान से दोनों के कानों ने किसी के बुलाने की आवाज़ सुनी। दोनों ने चौंक के एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे कह रहे हो यार किसने पुकारा है, लेकिन एक दूसरे से बात ना कर सके। चलते हुए घर पहुंच गए, घर आए, आके मुंह हाथ धोया, फ्रेश हुए, और उसने कहा जल्दी से लकड़ियां जलाओ और खाना पकाओ। तो उसी वक्त उसने देखा बीवी बाहर के दरवाजे की तरफ खड़ी देख रही है। पूछा क्या हुआ है? उसने कहा वो देखो 2-3 औरतें हमारे घर के बाहर आई हुई हैं, और ऊपर छत की तरफ देखो, हमारी छत पे भी कोई चक्कर लगा रहा है। रफीक उसके करीब गया, उसको कहता है क्या हो गया तुम्हें, होश में तो हो? दरवाजा बंद है, कोई भी नहीं है बाहर, और कौन है ऊपर छत पे जो तुम छत की तरफ इशारा कर रही हो? उसने कहा जाके देखो। अजीब सी एक हिस्ट्रियाई कैफियत में वो खड़ी थी, अजीब अंदाज में बोल रही थी। वो बीवी के कहने पे दरवाजे की तरफ गया, दरवाजा उसने खोला, खोल के बाहर झांका, कुछ भी नहीं था, यहां तक कि वो बाहर चला गया देखने के लिए। इधर उधर हर तरफ देखा, कुछ भी नहीं था। बीवी कह रही थी 2-3 औरतें हैं, बाहर खड़ी हैं, और कोई ऊपर टहल रहा है, जैसे कोई मर्द टाइप है जो टहल रहा है। जब उसने देखा बाहर कुछ भी नहीं है, दोबारा घर में दाखिल हुआ, उसने दरवाजा बंद किया। उसने कहा कहां है, बाहर तो कुछ भी नहीं है। तो बीवी ने इशारा किया, वो तीनों अंदर कमरे में चली गई हैं। क्या कह रही हो तुम? हाँ, जब आपने दरवाजा खोला था और बाहर निकले हैं तो वो तीनों अंदर दाखिल हो गई थी। वो तीनों अंदर कमरे में गई हैं, और वो अभी तक छत पे मौजूद है। वो तेजी से चलता हुआ कमरे के अंदर गया, पूरा कमरा छान मारा, कुछ भी नहीं था। यहां तक कि उसने छत को भी छान मारा, कुछ भी नहीं था। बीवी के पास आया, उसके कंधे पकड़े और उसको हिला के कहा क्या हो गया है? कुछ भी नहीं है। कौन सी औरतें? कोई बाहर नहीं था, कोई छत पे नहीं है। बीवी डरी हुई सी थी, सहमी हुई सी थी। उसने बीवी को नॉर्मल किया, कुछ देर तक वो नॉर्मल हुई, उसने खाना शाना पकाया, उन्होंने खाना खाया। लेकिन अगले 3-4 दिन तक यही रूटीन रही। उसी टाइम पे बीवी को एकदम से खड़ी हो जाती, खाना पकाते पकाते खड़ी हो जाती, बाहर आ गई हैं वो तीनों औरतें। कहाँ आ गई हैं? वो कहता है दरवाजे पे आई हुई हैं, अब खोल के तो देखें। वो उसको समझाता नहीं है, वो कहती खोल के तो देखें, और वो दरवाजा खोलता तो वो आगे से फिर वही कहती वो तीनों अंदर दाखिल हो गई हैं। छत पे भी कोई खड़ा है। 3-4 दिन मुसलसल यही रूटीन रही। वो उसको कहती, वो उसको चौथे दिन अक के उसने कहा क्या हो गया है तुम्हें? कोई भी नहीं है। उसने कहा यकीन माने मेरा दरवाजे पे कोई खड़ा है। उसने कहा रोज तुम यही कहती हो और मैं रोज दरवाजा खोल के देखता हूं, आज चौथा दिन है, कोई भी नहीं है दरवाजे पे। मैं दरवाजा खोलूंगा कोई भी नहीं होगा। उसने बीवी का बाजू पकड़ा और पकड़ते हुए उसको दरवाजे के पास ले गया, दरवाजा खोल दिया, कहा देखो अपने मुंह से, कोई भी नहीं है। उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो उसी वक्त उसको महसूस हुआ उसकी बीवी के खड़े खड़े हाथ पांव टेढ़े होने शुरू हो गए हैं, उसकी गर्दन टेढ़ी होनी शुरू हो गई, उसकी आंखें ऊपर की तरफ होनी शुरू हो गई हैं, और इस अंदाज में उसका जिस्म अकड़ना शुरू हो गया कि वह समझ गया कि इस पे कोई अटैक हो चुका है। उसने बीवी को जल्दी से संभाला दिया, उसका नाम पुकारता हुआ क्या हुआ क्या हुआ। उसने उसको पुकारा और उसको ज़बरदस्ती पकड़ के हौसला देके सहारा देके, क्योंकि वो गिरने वाली थी, बेहोश हो चुकी थी, उठा के उसको चारपाई पे ले आया। जैसे ही उसको चारपाई पे लिटाया तो उसको इतना अंदाजा हो गया बीवी होश में नहीं है। बीवी पे अटैक इस तरह का हुआ है कि उसका जिस्म मुड़ चुका है, पाँव की उंगलियां भी मुड़ गई हैं, हाथों की उंगलियां भी टेढ़ी मेढ़ी हो गई हैं, आंखें ऊपर की तरफ हो गई हैं, और उसके मुंह से जो आवाज़ निकल रही थी वो किसी मर्द की आवाज़ थी। उसकी बीवी के अंदर जो बोल रहा था, आवाज़ निकाल रहा था, वो उसके बीवी का गला नहीं था, वो बीवी की आवाज़ कतअन नहीं थी, वो किसी भारी भरकम मर्द की आवाज़ थी। उसकी बीवी की बिल्कुल बारीक सी आवाज़ थी, वो निकालना भी चाहती तो ऐसी आवाज़ नहीं निकाल सकती थी। ये बहुत ही भारी भरकम करजदार किसी मर्द की आवाज़ थी। वो जो भी कह रहा था समझ नहीं आ रहा था वो क्या कह रहा। कुछ देर तो उसने उसकी हालत को देखा, साथ ही वो समझ गया कि मेरी बीवी के अंदर हाजिरी हो चुकी है। वो जो 3 दिन से कह रही थी, आज मैं उसको चौथे दिन पकड़ के दरवाजे की तरफ ले गया कि देखो कुछ भी नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो था जो वो रोज देख रही थी, और वो उसको वहम समझे जा रहा था, और आज उसको जबरदस्ती दिखाने के लिए गया था कि अपने वहम को दूर करो, कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर कुछ था तो वो उसकी बीवी के अंदर हाजिर हो चुका था। जब वो कहता है मैं उसके ऊपर खड़ा रहा और मुझे अंदाज़ा हो गया कि इसके अंदर हाजिरी हो रही है और वही अंदर से बोल रहा है, तो कहता है मदर साहब मैं आपके प्रोग्राम देखता था, मोबाइल उधर है, मैं आपको उसकी वॉइस भी सुना देता जिसमें वो कह रहा है
मैंने आपके बहुत से प्रोग्राम देखे हुए थे और उसमें दायरा कड़ा करने का तरीका भी जो आपने सिखाया था मैंने सीखा हुआ था। उसी वक्त अल्लाह की तरफ से मेरे दिमाग में यह बात आई कि मुझे दायरा कड़ा कर लेना चाहिए जो आपने सिखाया था। कहता है मैंने फौरी तौर पे सबसे पहले दायरा कड़ा करके अपने ऊपर फूंका, भाग के मैंने दायरा कड़ा पूरे घर के अंदर लगा दिया कि मेरे घर के अंदर जो कुछ भी है दोबारा कोई चीज़ अंदर ना आ सके। मेरा दिमाग इस तरह काम कर रहा था कि पहले पहले मुझे दायरा कड़ा लगा लेना चाहिए। मैंने भाग के पूरे घर को दायरा कड़ा कर दिया, चारों कोनों पे फूंक दिया, अपने ऊपर दायरा कड़ा कर दिया और बीवी के सर पे आके खड़ा हो गया कि अब मैं क्या करूं। मैंने वहीं पे कुरान मजीद की तिलावत शुरू कर दी, आयतुल कुर्सी चारों कुल पढ़ने शुरू कर दिए और उसके ऊपर फूंकता गया। मैं कुरान मजीद पढ़ता था, आयतुल कुर्सी चारों कुल पढ़ता था, उसके ऊपर फूंकता था। दायरा कड़ा में लगा कि इतना मैं ज़रूर समझ गया था कि ये जो चीज़ भी है इसके अंदर हाजिर हो गई है मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती क्योंकि मैंने दायरा कड़ा कर लिया है। मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस था क्योंकि ये आपने सिखाया था और मुझे यकीन कामिल था इस दायरे कड़े के बाद कोई जिन्नात आप पे हमला नहीं कर सकते। इसलिए मैं डरा नहीं, मैं पढ़ता गया, उसके ऊपर फूंकता गया, मैं पढ़ता गया, उसके ऊपर फूंकता गया, यहाँ तक कि मैंने देखा मेरे पढ़ने से उसकी हालत आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है, बेहतर हो रही है, बेहतर हो रही है, यहां तक कि मेरी बीवी सो सी गई, बेहोश सी हो गई। मैं पानी लेके आया, मैंने पानी के उसके ऊपर छींटे मारे तो वो होश में आ गई और जब उसने आंखें खोली तो एकदम से उठ के बैठ गई कि क्या हुआ मुझे, आप इस तरह क्यों खड़े हैं, मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं, मैं क्यों लेटी हुई हूं। मैं समझ गया उसको कुछ भी याद नहीं है। मैंने उसको पानी का गिलास दिया, ये लो पानी पियो, तुम्हें चक्कर सा आ गया तो तुम गिर गई थी। मैंने उसको पानी दिया, उसको होश में लाया, कुछ देर उससे बातें करता रहा। जब वो नॉर्मल हो गई तो उसको मैंने महसूस नहीं होने दिया, लेकिन ये शुरुआत थी उस काम की, उस हाजिरी की जो उसके जिस्म के अंदर आ चुकी थी। जो चीज़ भी मैंने दायरा कड़ा तो कर लिया था, उसके नुकसान से तो बच गया था, उसको निकालना कैसे था मैं ये नहीं जानता था। मैंने उसको नॉर्मल तो कर लिया था, मुस्तकिल उसको उसके जिस्म से भगाना नहीं जानता था। और उसके बाद मेरे हालात और ख़राब से ख़राब होते गए और परेशानी बढ़ती गई, इतनी परेशानी बढ़ गई नौबत फाकों तक आ चुकी है मदर साहब। अब भी उसके अंदर हाजिरी होती है। और मैंने आपको तस्वीर भेजी थी अपनी बीवी की और आपसे पूछा भी था जुमे वाले दिन जो आप शो करते हैं, और आपने जो बताया था 100% आपने उसके बारे में सही बताया था। मेरे हालात बहुत अजीब हो चुके हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, खुदारा मेरी मदद कीजिए। अब भी उसके अंदर हाजिरी होती है, तो उसको निकाल के दीजिए और मुझे भी कुछ पढ़ने के लिए बताइए। मेरी ज़िंदगी की ये सच्ची कहानी है जो मैंने आज को सुना दी है। अगर आप बेहतर समझें, मुनासिब समझें तो इसको OCS में, ऑफ कैमरा स्टोरी में भी सुना दीजिएगा। मेरे ऊपर ये बीत रही है। वो जो कहती थी कोई 3 औरतें आई हैं, ऊपर कोई टहल रहा है, वो उसका वहम नहीं था, वो सचमुच में था जो मुझे नज़र नहीं आता था। और आपने भी जब बताया है सेम यही बताया था। मेरे बारे में कहा है कि जब आपसे पूछा था मदर साहब आपने भी सारा ऐसे ही बताया है, प्लीज़ उसका इलाज कर दीजिए, बेहतर लगे तो इस कहानी को सुना दीजिए। एक सच्ची कहानी थी, आपकी ख्वाहिश थी। सब कहानियाँ भेजते हैं, मैं सबकी कहानी को शामिल करता हूँ, तो आपकी कहानी कैसे हो सकता है कि प्रोग्राम में शामिल ना हो। तो आपकी कहानी को भी मैंने शुरू कर दिया। बाकी इंशाअल्लाह ताला मैं आज कहानी सुनी है, आज ही मुझे रात को पता लगा, रात को मैं कहानी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कोशिश करूँगा कल इंशाअल्लाह आपसे मैं रब्ता करूँगा, आपको पानी दम करके दूंगा। 1-2 दिन लगेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपकी बीवी सारी ज़िंदगी के लिए कोई जिनात उसके करीब नहीं आ सकेगा, ये मेरा वादा है। मैं उसको ठीक करके दे दूँगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह की रहमत से। ये मेरा आपसे वादा है। आपके कहने पे मैंने आपका नाम भी तब्दील कर दिया, शहर भी आपका मैंने नहीं बताया। बाकी दुआ गो हूँ आपके लिए, और दुआ के साथ साथ इंशाल्लाह प्रैक्टिकली भी मैं हाजिर हूँ। तो ये थी जी आज की कहानी जो उन्होंने भेजी और मैंने आपको सुनाई। आप लोग भी अपनी कहानी मुझे भेजिए, इंशाल्लाह आपकी कहानी को भी मैं प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा। लिख के भी भेज सकते हैं, वॉइस मैसेज भी रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, लेकिन आखिरी लफ्ज़ STORY या उर्दू में स्टोरी या इंग्लिश में स्टोरी आपने लाजमी भेजना है। वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजें, कहानी लिख के भेजें, आखिरी लफ्ज़ जो होना चाहिए वो स्टोरी होना चाहिए। और आपने भेजना है मेरे इस व्हाट्सएप के नंबर पे +923136655500। मैं रिपीट करता हूँ, +923136655500। आज की ऑफ कैमरा स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।